ठीक है, इन द लास्ट क्लास आई डिस्कस अबाउट द इम्पल्स. यस अन्वेषा, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स क्या होता है? वेरी गुड. ऐसा सन्नाटा मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली. इतनी शांति के साथ होता है ना, एकदम आत्मा ऐसे तृप्त सी हो जाती है. अच्छा लगता है कितनी शांति में. वेरी गुड. सबको अच्छा लग रहा है ना? देखो कितनी शांति हो गई है एकदम, इतना प्यारी पीस के लिए. ऐसा लग रहा है जैसे हम सेशन कर रहे हैं कि आओ शांति का पाठ पढ़े. राइट. और अभी मैंने बोला था वीडियो ऑन कर ले, तो देखो कुछ लोगों ने क्या चला के करी, 2 मिनट के लिए करी ऑन, और उसके बाद सबने ऑफ कर ली. इनको लग रहा है कि क्योंकि मेरे को तो कुछ समझ आता ही नहीं है. मेरे अंदर कॉमन सेंस ये है ही नहीं कि मैं देख पाता हूँ लोगों को या नहीं. वेरी गुड. हाँ अन्वेषा, नहीं पता, कोई बात नहीं. माइका तुम बता दो चलो. यस माइका, इम्पल्स क्या होता है? नहीं पता से याद. नहीं पता. वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है ये तो. फिजिक्स टफ भी तो है, याद कहाँ रहता है इतना. हाँ स्वास्तिका तुम बताओ. स्वास्तिका, अरे तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ आ रहा है? तुमने ऑडियो ऑफ कर रखी है. सर मुझे भी याद नहीं आ रहा. अच्छा अच्छा, मुझे लगा तुम ऑडियो ऑफ करके बोलियो ताकि मेरे को लगे कि तुम्हें आता है. ठीक है चलो, बहुत अच्छी बात है, तुमने ऑन कर ली. अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसको पता होगा कि अब तो टाइम भी मिल गया होगा, तो मैं इतने में तुमने अपनी चाल चल दी होगी. तो मैंने उनसे पूछा, कुछ बच्चों ने कुछ ना करते हुए नमाजी कर दी. चलो एक यहाँ पे स्नेहा आ गई है. ये स्नेहा, आई होप कि तुम लोग को तुमको पता होगा, तुम टॉप करते हो वैसे भी. यस, मुझे एक बात बताओ, इम्पल्स क्या होता है? सर जब बहुत ही ज्यादा लार्ज फोर्स बहुत ही छोटे टाइम के लिए. वेरी गुड, शाबाश. बस यही छोटी सी बात मैंने बताई थी. जब भी हम हथौड़ा मारते हैं तो हथौड़ा 1 सेकंड में बहुत ज्यादा तेज लगता है, राइट? वो देखिए गजनी, जब वो लेकर आता है वो ढंग, देखिए, और जब एकदम मारता है, तो जब वो एकदम उसको मारता है, अरे देखिए गजनी या नहीं. वेरी गुड. कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे. इनको सोसाइटी के अलावा कोई मतलब, इनको बस अपनी सोसाइटी से मतलब है. कुछ लोगों को सिर्फ अपने फ्लैट से मतलब है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किसकी सरकार बन गई, कब किसकी गिर गई, कब क्या हुआ, इनको कोई मतलब नहीं है. इनको बस अपनी लाइफ से मतलब है कि मेरे को अच्छा लगना चाहिए बस. बाकी जिंदगी में क्या मूवी आई, उसमें क्या हुआ, क्या कॉन्सेप्ट दिया गया, इनको कोई मतलब नहीं है. अच्छी बात है. चलो ऐसी देखिए, जिन लोगों ने देखी हो उनको स्वागत है उनका, क्योंकि उन्होंने जनरेशन को, उनको पता है कि क्या चल रहा है दुनिया में. लेकिन बाकी लोगों को कोई मतलब ही नहीं है. खाओ पियो एंजॉय करो, पढ़ो थोड़ा बहुत, नंबर लेकर आ जाओ थोड़े बहुत, बस यही तो लाइफ है हमारी. और बाकी क्या बोले हम, मतलब मेरे को सुनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, ये तो बस नेचुरल आवाज है. मतलब अगर मैं अब कंट्रोल ना करूँ तो शायद पूरा 1 घंटा लग जाए. लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस थोड़ा ज्यादा है. तो मैं बेटर है कि मैं स्टॉप कर लूँ. आ जाते हैं टॉपिक पे. इम्पल्स का मतलब होता है जब एक ज्यादा सा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगता है, तो उसे हम इम्पल्स बोलते हैं. ठीक है. फिर बोलते हैं कि सर हमें पुराने सर आ गए, सर वापस चाहिए. अरे वापस कब मिलेंगे जब तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी तो. पुराने सर वापस मतलब जिस तरीके से तुम्हारा 10th हुआ उस तरीके से तुम इसको भी बना दोगे. बताइए कितने अच्छा स्कोर किया तुम लोगों ने. एकदम ना कुछ ही कर दिया बहुत. साइंस में तो एकदम गदगद हो गया मैं एकदम, पूछो मत बस. हवन होना चाहिए एकदम महाहवन. ठीक है ना. ठीक है. तो इम्पल्स का मतलब होता है हमारे पास कि जब हम फोर्स लगाते हैं लार्ज, वो भी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो अगर इसको मैं इम्पल्स बोल रहा हूँ वैसे, तो एफ इंटू अगर मैं टी बोलूंगा, तो मैंने बताया था इस एफ इंटू टी को मैं मोमेंटम के टर्म्स में भी दिखा सकता हूँ. किसी को याद है? मैंने बताया था कि सेकंड लॉ जो होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. याद आया जब लास्ट क्लास में कार्तिक ने बोला था, मुझे समझ नहीं आया. कार्तिक है तुम्हें याद है? कार्तिक को खुद याद नहीं होगा. तो ये यस सर एफ बोला इंटू, था. लास्ट तो क्लास में नहीं आया था. अच्छा तुमने ही बोला था सर, ये तुम नहीं आए थे. एफ इंटू टी उधर चला गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी एफ माइनस का पी आई आ जाएगा. इसका मतलब अगर ये इधर चला गया, मतलब प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट आ गया, उसको छोड़ो, तो एफ इंटू टी किसके बराबर होता है, पी एफ माइनस पी आई के. एम आई राइट? अगर एफ पूछा जाएगा तो पी एफ माइनस आई, टी उधर ले जाओगे तो पी एफ माइनस पी आई ओनली. इसका मतलब अगर एफ इंटू टी इसके बराबर है, तो क्या मैं इम्पल्स को ये भी लिख सकता हूँ, पी एफ माइनस का पी आई. इसका मतलब अगर तुम्हें इम्पल्स निकालना हो तो या तो तुम्हें फोर्स और टाइम पता होना चाहिए, या फिर तुम्हें फाइनल और इनिशियल मोमेंटम पता होना चाहिए, तो तुम चीजें निकाल लोगे. यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो इसका मतलब स्वास्थ्य का इम्पल्स के कितने फॉर्मूले हैं बेसिकली देखा जाए तो? दो. कौन कौन से? सर एक एफ इंटू टी और एक इनिशियल फोर्स और इनिशियल, सॉरी, फाइनल फोर्स और फाइनल इम्पल्स. वेरी गुड. अच्छा, ये मेरे पास सिंपल से आए, कुछ लोग इसको जे के फॉर्म में भी दिखाते हैं. जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला कि एक मेरे पास छोटा सा इम्पल्स है. अगर छोटा सा इम्पल्स है तो ऐसा माना जाता है कि फोर्स तो चलो बड़ा लगा होगा,
लेकिन वो उसका टाइम बहुत कम रहा होगा, एफ इंटू डी टी, राइट। अगर इम्पल्स मेरे पास फोर्स इंटू टाइम का प्रोडक्ट होता है तो फोर्स तो कांस्टेंट ही रहता है उतना बड़ा, टाइम छोटा सा हो जाएगा। एक जल्दी से तुमने मार दिया किसी का हथौड़ा सिर में, तो वो इम्पल्स माना जाता है क्योंकि एक सेकंड में तुमने ज्यादा फोर्स लगाया। तो ठीक है, अब इम्पल्स उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है तो इसकी भी एक डायरेक्शन होगी, इसका मतलब अभी वेक्टर फॉर्म में हुआ या नहीं हुआ, राइट। अच्छा, ये जो मैंने इम्पल्स देखा है, ये इम्पल्स छोटा है या ये इम्पल्स बड़ा है? छोटा है। अगर तुम्हें एक छोटे से इम्पल्स को बड़ा इम्पल्स बनाना है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? छोटी से बड़ी चीजों को करना चाहता है। अभी तुमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम क्या रखा हुआ है? इंटीग्रेटेड। तुम्हारे छोटे से माइंड को, ना समझी को हम इंटेलिजेंस में बदल दें, तुम्हारे छोटे से माइंड को बड़े माइंड में बदल दें। इसका मतलब वो नहीं पा बना दें, वो जो मूवी आई थी पा जिसका तो माइंड बड़ा था, माइंड का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ा दें। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेशन करूंगा तो इसका मतलब डी से क्या बन जाना चाहिए, जरा बताना एक बार। आई बन जाना वेरी चाहिए। गुड, क्या बात है, चलो कुछ तो समझ में आ रहा है तुम्हें। यस, अच्छा अब देखो ये एफ इंटू डी टी है, मान लो। अब एक सेकेंड हम चुप हो जाइए। हाँ, अगर मैं छोटे से टाइम के लिए कर रहा हूँ तो मान लो मैं उसे कहाँ लिमिट लगा रहा हूँ, मान लो कि मैं T1 से लेके T2 तक मैंने टाइम लगाया। मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि 2 सेकंड से 4 सेकंड तक मैंने उस हथौड़े को मारा, सपोज कर लो। तो एक तो अभी ज्यादा टाइम हो गया ना, ज्यादा टाइम के लिए ज्यादा इम्पल्स आएगा। T1 minus T2। वेरी गुड, तो एफ तो कांस्टेंट है, तो मेरे पास एफ क्या आ जाएगा बाहर। एफ एक तरह से ना एवरेज है, क्योंकि इतने टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया ना, तो एफ तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसलिए हम एफ एवरेज ले रहे हैं। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले हम टाइम का लेते हैं, तो dt का इंटीग्रेशन t आता है। अच्छा, अपर लिमिट है ऊपर तो t2 हो जाएगा, लोअर लिमिट क्या है t1। तो इसका मतलब इम्पल्स क्या हो जाएगा, ये f एवरेज, ये मेरे पास क्या हो जाएगा t2 माइनस का t1, राइट। भाई यहां तक इसको समझ में आ रहा है? तो ये क्या है मेरे पास, तो इसका मतलब ये मेरे पास हमने अगर तुम्हें छोटा फॉर्मूला पता है, छोटा फोर्स पता है, छोटा इम्पल्स पता है, तो तुम उस अकॉर्डिंग बड़ा निकाल सकते हो इंटीग्रेशन करके। अच्छा, ये T2 माइनस T1 को हम एक चीज और बोल सकते हैं क्या? सर डेल्टा टी। वेरी गुड, तो चेंज जो होता है उसको हम डेल्टा टी बोलते हैं, तो एफ एवरेज, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, या आई होप तुम लोगों को पता होगा। तो फाइनली मेरे पास इम्पल्स, मैंने पहले ही बोला है कुछ लोग इम्पल्स को जे के फॉर्म में भी दिखाते हैं, ठीक है, तो वो एक ही बात है। इम्पल्स को जे बोलो या आई बोलो, ये मेरे पास क्या हो जाएगा एफ एवरेज, और ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा टी। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? बहुत बच्चों वाली बात है एकदम, बहुत ही सिंपल सी बात है। बेफालतू की कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया, किस लिए हो गया, हमें क्या पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? अरे भाई सिंपल यही है कि अगर छोटा इम्पल्स तुम्हें दे रखा है छोटे से टाइम के लिए, अगर तुम्हें पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालना है, इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एनी डाउट इन दिस? आज था यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर। इम्पल्स की डायमेंशन क्या होगी आज था? ये फोर्स है, ये टाइम है, तो फोर्स की डायमेंशन MLT है माइनस -1। 1। वेरी गुड, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2, ऊपर से मल्टीप्लाई टी भी हो गया। भाई फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2, राइट। और ये टाइम दे रखा है यहाँ पे, तो टी और ऐड हो गया। तो जरा बताना T-2 और ये T1, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, MLT-1। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस सर। तो इसका मतलब ये मेरे पास इम्पल्स की डायमेंशन है, इसके अंदर ये नीट में आ भी चुका है एक बार इम्पल्स की डायमेंशन। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। तो मेरे पास अब मुझे एक बात बताना, क्या इम्पल्स का मोमेंटम से कोई रिलेशन है? इम्पल्स का मोमेंटम से कोई रिलेशन है? हाँ सर है, डायरेक्टली है सर। अच्छा डायरेक्टली है, लेकिन डायरेक्टली का मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, कहना इसे रेट ऑफ चेंज, आई मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलो या सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैम मैंने फोर्स नहीं पूछा था, मैंने इम्पल्स पूछा था। एक बार अच्छा। सोचो जरा, सोचो एक बार, ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ, बताना जरा क्या होगा। इम्पल्स जो होगा वो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा? चेंज इन अरे मोमेंटम। इम्पल्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम है सिर्फ, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, अपॉन में टाइम, तो वो तो फोर्स हुआ ना, फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इम्पल्स सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। साहिल मैंने क्या बोला, ये दो बातें? सर की फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्यों फोर्स क्यों है? सर
छोटे से बड़ा कर रहे हैं ना। नहीं, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में टाइम है, इसलिए उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ बोल रहे हैं, और इम्पल्स के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में टाइम नहीं है, इसलिए उसे नहीं। रेट नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब अगर तुम्हें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज भी होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फोर्स फोर्स तो फोर्स को क्या बोलना चाहिए, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वेरी गुड। तो क्या मैं इसको dp बाई dt लिख सकता हूँ? यस dp सर। का मतलब चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, तो ये मेरे पास dp बाई dt हो गया, अगर डेरिवेशन के फॉर्म में लिखूं, डेरिवेटिव के। ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बताना, अच्छा इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, मतलब इम्पल्स का और मोमेंटम के बीच के रिलेशन है ये। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होगा, F इज इक्वल टू dp बाई dt, अभी आएगा वैसे वो, तो इससे स्टार्ट करते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये बात किसको नहीं पता, ये वाली बात कि F इज इक्वल टू dp बाई dt होता है सॉरी, हाँ, तो dp बाई dt है। तो जरा मुझे एक बात बताना, क्या मैं dt को इधर लेके जा सकता हूँ? तो ये मेरे पास हो जाएगा f एफ dt डी टी इक्वल टू dp। डी। अच्छा, p मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, अभी ये मेरे पास जो f dt निकल के आया है, क्या f dt को मैं क्या बोल सकता हूँ, कोई बता सकता है क्या? यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे dp तो है, एक सेकंड f dt है ये मेरे पास, तो ये अपने आप में एक इम्पल्स के बराबर होगा, f इंटू डी टी, ऊपर तुमने फॉर्मूला देखा था। और ये dp का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम। मान लो कि तुमने क्या करा, तुम टाइम को तुम जीरो से लेकर पर्टिकुलर टाइम तक लेके गए, जीरो से लेकर तुमने अभी, तुमने देखा कि तुम ये चीजें देख रहे हो, तो तुमने टाइम ऑन किया, तो जीरो से लेकर वो पर्टिकुलर टी टाइम तक गया। तो जब जीरो टाइम था, मतलब जब तुमने टाइम स्टार्ट किया, तो मान लो उस टाइम पे मोमेंटम कितना था, p1, और जब टी टाइम हो गया तो उस टाइम पे कितना मोमेंटम हो गया, p2। P2। ठीक है, तो अब जरा मुझे एक बात बताना, अब अगर ये एफ डी टी और ये डीपी है, तो अगर तुम्हें पूरा पूरा निकालना है तो तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एम आई राइट? अगर तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जरा बताना, यहाँ पे लिमिट किसकी रखूंगा मैं, t minus 0 टी माइनस जीरो रखूंगा, या जीरो से लेकर टी तक रखूंगा। 0 से लेकर t तक ठीक है, ऐसे ये डीपी है, तो यहाँ पे किसकी लिमिट रखूंगा, p1 minus p2 p1 से लेके p2 तक, और ये डीपी है राइट। अच्छा, f कांस्टेंट है या वेरिएबल है? constant कॉन्स्टेंट। तो f बाहर निकल जाएगा, तो अंदर dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सर पी पे भी वेक्टर नोटेशन है सर। हाँ हाँ, t minus तो 1 ये तो t आ जाएगा। अब अपर लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट क्या है, t, तो ये क्या हो जाएगा, t के अंदर t गया, t माइनस का 0, यही तो होता है भाई, t का इंटीग्रेशन कर दिया, फिर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, डायरेक्ट मार दिया यहाँ पे। dp का साहिल dp का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर P माइनस p हो गया, ठीक है, p हो गया, अपर लिमिट क्या है मेरे पास, p2, P2 और ये क्या है मेरे पास, p1, P1 तो मेरे पास क्या, अच्छा p2 यहाँ पे, p1 यहाँ पे, P2। तो यस ये मेरे सर। पास क्या हो जाएगा, p2 P माइनस का P1 p1 हो जाएगा। P1। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? अच्छा, अब ये f इंटू डी टी हो गया, f इंटू डी टी किसके बराबर होता है, जरा बताना एक बार प्यारे प्यारे बच्चों। इम्पल्स। f इंटू डी टी भी बताया ना, इम्पल्स के बराबर होता है। इम्पल्स मेरा क्या निकल के आया, p2 माइनस का p1। तो ये बात तुम लोगों को पहले से पता थी या नहीं पता थी? तो हमने ये क्यों कराई है, हमने इसलिए कराया ताकि हम डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का यूज करके बता सकें, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम। सारे बच्चे लिख लें, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, इम्पल्स जो होता है, जो फोर्स का जो इम्पल्स होता है, द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का टोटल चेंज माना जाता है, ठीक है, दोबारा बोल दें। इक्वल टू दी की बात। इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम, is equal to the total change in momentum। अच्छा, वैसे साहिल, ये जो मैंने बोला है कि ये मेरे पास P2 माइनस P1 है, तो ये P2 एक्चुअली में है क्या, ये P2 जो मैंने बोला, ये P2 क्या है? सर P2 अपर लिमिट और P1 लोअर लिमिट। नहीं नहीं नहीं, P2 एक्चुअली में खुद क्या है, P2 क्या है अपने आप में, final momentum फाइनल मोमेंटम भाई। इनिशियल, जैसे मान लो किसी ने तुम्हें बॉलिंग करवाई, तो बॉल जब आ रही है, तो जब तुम चौका मारने वाले हो, कुछ भी मारने वाले हो, तो वो पहला मोमेंटम है, और फिर जब तुमने मार दिया तो बॉल के बाद जो बना वो फाइनल मोमेंटम है। P2 है mv, P1 है mu, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी का होता है ना प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है अन्वेषा, कोई डाउट है इसमें? वैष्णवी, सार्थक, कोई डाउट है क्या? नहीं सर, कोई डाउट
ठीक है, तो जो भी नहीं किसी को सर। डाउट हो, थोड़ा थोड़ा ऐसी ना देखो, जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है कि पता नहीं सब क्या हो रहा है, ये सब तो हमें पहले से पता है, पता नहीं ये सब क्यों कर रहे हैं फिर हम। तो ये हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करवा रहे हैं कि तब भी मेरे पास वही आएगा, उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे कभी कभी आते हैं कि मान लो तुम्हारे पास इम्पल्स है और इम्पल्स को तुम्हें मेजर करना है ग्राफ के तरीके से, तो लिखो बाय ग्राफिकली, ग्राफिकल मेथड लिखो, इम्पल्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का यूज करके तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इम्पल्स निकालना है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, अब मान लो तुम्हें ना एक इस तरीके से ग्राफ दे रखा है, स्नेहा स्कूल में क्या चल रहा है फिजिक्स में? सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अभी तक वही चल रहा है, हाँ सर। जवाब देती है स्कूल में? सर कुछ पूछते ही नहीं है मैम, क्यों? मतलब कि अपने आप को पढ़ाती रहती हैं। तो तुम बोल दिया करो, तो तुम आगे आगे बोल दिया करो कि हाँ ये होगा ये होगा, और जब गलत बोले तो बोलता कि मैम रॉन्ग। हाँ हाँ, ऐसे करने से अच्छी बात होती है, प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलता है खूब। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है स्कूल का, या फिर ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है? हाँ सर आते हो रहा है। ठीक, मान लो मेरे पास, अच्छा तुम्हारे में क्या चल रहा है कार्तिक स्कूल में? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सबके में ही वो चल रहा है क्या? सॉरी सर, Right, प्लेन sir. प्लेन प्लेन प्लेन। The motion in a plane चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो और तो आई ये गेस, चैप्टर अच्छा यहाँ पे आ गए हो। और ये खत्म भी हो गया ऑलमोस्ट। ओह, तुम्हारे स्कूल में तो बड़ी बुलेट ट्रेन भग रही है, ये क्या है कि टॉपिक छुड़वा सर रहे हैं क्या? पढ़ाते तो हैं नहीं। सर पढ़ाते नहीं है कुछ, ऐसे पता नहीं लिखवाते ये रहते कौन हैं सा बस चैप्टर है नोट्स सर? ये अपने। तुम्हारा चैप्टर रेयान है ना? हाँ हाँ अरे सर, नोएडा रेयान, वाला। रेयान में तो मैंने सुना है कि नोएडा। बहुत, हाँ अच्छा नोएडा वाला है, ठीक है ठीक है, मैंने सुना है ग्रेटर सर ये नोएडा में तो चैप्टर 2 है ना? ये चैप्टर 2 है। हाँ जी सर। नहीं नहीं Law नहीं, ये चैप्टर 4 है। 0 वाला है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली तुमने, चैप्टर 2 है ये। तुम्हें पता है चैप्टर 2 कौन सा है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो हम खत्म कर चुके हैं। सर तो और ये चैप्टर 3 है, सुन लो, और जो चैप्टर 3 है वो है मेरे पास मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर जो चैप्टर 4 है वो है मोशन इन अ प्लेन, और ये चैप्टर 5th चल रहा है, Force and फोर्स एंड laws लॉज ऑफ of मोशन। motion. मतलब एक बच्चा जिसने टॉप किया है आज उसकी ये हालत हो गई है, वो बोला सर हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 को। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और सब बच्चों को यहाँ बहुत अच्छा लग रहा होगा। सर गलतियां हो जाती हैं हाँ सर, हाँ बिल्कुल गलतियां क्लास करो, हमने अटेंड नहीं करी बिल्कुल थी सर। बिल्कुल बिल्कुल गलतियां करो, तो गलतियों की सजा भी तो होती है, तो ये छोटी सी सजा है उस गलती की, बिल्कुल मना थोड़ी कर रहे हैं, गलतियां करते हैं तो थैंक यू उसकी सर। सजा है। ओके, सर हाँ बोलो अन्वेषा। जेडी सर की क्लास कब होगी अब नेक्स्ट लाइक? अच्छा तुमने बोला जेडी सर को, जेडी सर सर और मैंने तुम लोगों को पहले आपस में कोऑर्डिनेट करना है, उसमें मैं बीच में इंटरमीडिएट का काम नहीं करूंगा, और तुम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करो। हाँ अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे तो मैं इंटरमीडिएट बन सकता हूँ। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, मतलब कौन से चैप्टर की करवानी है बताओ? सर वही अभी मोशन इन प्लेन। अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है? कहाँ सर, अभी तो एक तो क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, मैं बोल दूंगा उनको, ठीक है, मैं बोल दूंगा कि कोई स्पेशल क्लास करवाए। ठीक है, वैसे मोशन इन प्लेन, मोशन इन हम जेई में भी कर रहे हैं वो वाली क्लास में, तो उससे भी थोड़ी बहुत फालतू में हेल्प मिलेगी। ठीक है मैं बोल दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हें किस तरीके से क्या बोल रहा है, ये तुम्हें एक ग्राफ दे रखा है कि इस टाइम से इतना फोर्स लगाना स्टार्ट किया और इस टाइम तक इतना फोर्स लगा, तो जरा एक बात बताओ यहाँ पे ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट। कांस्टेंट है स्नेहा? हाँ सर कांस्टेंट है। देखो मान लो ये टाइम है 5 और 5 से लेके मान लो ये है 20, तो 5 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक इतना ही तो फोर्स लग रहा है, ए से लेकर बी तक मैक्सिमम, ना तो कम हुआ ना ज्यादा हुआ। इसका मतलब ये, चलो इसका मतलब ये मेरे पास फोर्स की वैल्यू हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोर्स है। अच्छा टाइम कांस्टेंट है या टाइम वेरिएबल है? मतलब टाइम देखा जाए तो इसका मतलब कितना टाइम लगा है, जरा टोटल बताना, कितने टाइम तक ये फोर्स लगाया गया है? सर 15। 15, यस, टोटल 20 था, 5 को हटा दो तो इसका मतलब T2 माइनस T1, तो टोटल टाइम कितना आ गया? 15। 15 आ गया। एनी डाउट इन दिस? ठीक है, ऊपर तुमने एक चीज देखी कि जो हम इम्पल्स निकालते हैं, इम्पल्स क्या होता है, F इंटू में T होता है, राइट? देखा ना, ऊपर यस जो सर। हमने देखा था वो इंटीग्रेशन करके देखा था, एम आई राइट? ठीक है, अच्छा इंटीग्रेशन का मतलब मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, एरिया निकालना। जब ग्राफ की बात आती है तो स्लोप और एरिया होता है, जब इक्वेशन की बात आती है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। तो ये ग्राफ है, तो ग्राफ में तुम इंटीग्रेशन करोगे या एरिया निकालोगे?
इस area. ग्राफ area सारे बच्चे ध्यान सुने, इस ग्राफ के अंदर स्वास्थ्य का डिफरेंशिएशन करोगे, स्लोप निकालोगे, इंटीग्रेशन करोगे या एरिया निकालोगे? एरिया निकालेंगे डिफरेंशिएशन क्यों नहीं? सर। डिफरेंशिएशन से तो छोटा होता है, मतलब स्लोप छोटा आ जाएगा ना। पहली बात, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कभी भी ग्राफ्स में अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये ग्राफ है। और दूसरी बात, वो स्लोप निकालता है तो वो छोटे करता है और एरिया चीजों को बड़ा करता है, ये मल्टीप्लाई है ना, तो बेसिकली हमें तो बड़ा चाहिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे। और इंटीग्रेशन मैंने ऊपर दिखाया भी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो एरिया कैसे निकलेगा इस पूरे का, अगर मैं निकाल दूं तो एरिया बन जाएगा अपने आप में, ठीक है। ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। तो इस एरिया मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे, वो कितना आएगा मेरे पास? कैन आई से AD इनटू में AB। अच्छा AD कितना है मेरे पास? AD क्या है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स हो जाएगा। यस सर। अच्छा AB कितना है? AB टाइम। हाँ कितना टाइम? 20 - 5 कैन आई से 20 - 5 या कैन आई से 15. दैट T2 - T1? यस सर। इफ दिस इज T2 एंड दिस इज T1 तो T2 - T1 ये मेरे पास आ गया क्या? तो दिस इज ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट द इम्पल्स। क्या किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है? स्नेहा? नो सर। ठीक है, तो ये तो चलो एरिया निकल के आ गया। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको फोर्स वेरिएबल दे दिया जाए, मान लो तुमने किसी के हथौड़ा मारा, लेकिन हथौड़े को तुमने इस तरीके से मारा है कि तुमने कांस्टेंट फोर्स नहीं लगाया, तुमने कुछ ऐसा कर दिया है कि वो फोर्स ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो वो फोर्स तुमने क्या लगाया? वेरिएबल लगाया है। तो इसका मतलब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये एक इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है, और तुम्हारी जो इक्वेशन बनकर आई है वो इस तरीके से है। इस तरीके से, ठीक है, एक ग्राफ है, ये फोर्स यहाँ पे जा रहा है और ये मेरे पास टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से ये मान लो स्टार्ट हुआ फोर्स लगना और ये T2 तक गया, तो T1 टाइम से लेके T2 टाइम तक ये गया। अब जरा बताओ, ये एक्चुअली में T1 से जब स्टार्ट हुआ और T2 तक जब ये गया, तो ये फोर्स कांस्टेंट है या ये वेरिएबल है? वेरिएबल है। अगर फोर्स एक वेरिएबल है तो इसका मतलब हर एक सेकंड में फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही होगी। यस सर। और अगर हर एक फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसकी भी अपने आप में एक ना एक इक्वेशन होगी। मतलब जब हम Yes, sir. टाइम 1 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल की तो इक्वेशंस होती हैं कि ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा, ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा, ठीक है ना, तो वेरिएबल है। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे इम्पल्स निकालना होगा तो इम्पल्स के लिए अगर वेरिएबल फोर्स होता है, वेरिएबल, तो तुम एरिया नहीं निकालोगे, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम ऐसे लगाना है ऐसे इंटीग्रेशन, तो 0 से लेकर t तक f इंटू dt, ये तुम्हें बस फॉर्मूला लिख कर आना है। जब भी मेरे पास वेरिएबल होगा तो वेरिएबल के लिए हमारे पास, वैसे हम क्या करते हैं, एरिया निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे एरिया ऐसे नहीं निकाल पाओगे। तो वेरिएबल अगर फोर्स होगा तो इसका मतलब तुम्हें f की कोई इक्वेशन दी जाएगी तो तुम्हें उसका इंटीग्रेशन करना है, तो तुम उसको निकाल लोगे, ठीक है भाई। तो जब भी वेरिएबल फोर्स तुम्हें दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या करना है तुम्हें? इंटीग्रेशन लगा के आना है। Is there any doubt in this everybody? नो सर। Yes, ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी। हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं समझ आया। मुझे एक बात बताओ, ये जब ये पॉइंट होगा छोटा सा टाइम, तो छोटे से टाइम पे फोर्स ये रहा होगा, राइट? यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। जब टाइम बड़ा हो जाएगा तो ये फोर्स इतना हो जाएगा, जब टाइम और आगे बढ़ेगा तो फोर्स और बढ़ गया, टाइम और ज्यादा हो जाएगा तो और फोर्स बढ़ गया, ठीक है। टाइम और बढ़ा लेकिन अब फोर्स कम हो रहा है, अब फोर्स कम हो रहा है, इसका मतलब ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अगर फोर्स हमारा वेरिएबल है, मतलब चेंज होने वाला है, तो उसकी तुम्हें कोई ना कोई वो इक्वेशन देगा, ग्राफ से ऐसे नहीं निकाल पाओगे। तो जब तुम्हें वो इक्वेशन देगा तो तुम्हें क्या करना है? f इंटू डी टी। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? f इंटू डी टी होता है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला f इंटू डी होता है, बस उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो वो वेरिएबल फोर्स के लिए लागू होता है, ठीक है। तो ऐसे एरिया करके नहीं निकलेगा यहाँ पे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, अगर तुम्हें सारी चीजें क्लियर दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे हम वैसे क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऐसे कैसे, आपने तो बोला था कि एरिया निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन कैसे? देखो यहाँ पे ना तुम एक काम करो, इस तरीके से समझो, जैसे मान लो ये छोटी सी ना, मैंने इस एरिया में क्या मान लिया, एक छोटी सी स्ट्रिप मान लिया, ये रही। सारे बच्चे ध्यान सुनना, ये छोटी सी स्ट्रिप है, मतलब इस पूरे मैंने तो एक चीज बताई थी ना, इतनी बड़ी लेंथ है, लेंथ अगर ये डीएल है छोटी सी, अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा एल बन के आ जाएगा, याद है बताया था एक दिन। Yes, अगर sir. एक इतनी बड़ी लेंथ है डीएल छोटी सी का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बड़ा बन जाता है पूरा का पूरा,
याद आया? Yes, sir. और अगर मान लो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालनी है सिर्फ वो लेंथ, तो हम लिमिट लगा देते हैं a से लेकर b तक। कुछ याद आया? अब Yes, इसी तरीके से मान लो ये तो वेरिएबल फोर्स है, तो मान लो ये मेरे पास एक स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को ये dt के अंदर आ रहा है ना, dt के अंदर, तो क्या इस छोटी सी स्ट्रिप को मैं dt बोल सकता हूँ? yes, sir. dt बोल सकता हूँ ना, छोटी सी स्ट्रिप जो है ये। अब ये Yes, dt, sir. तो तुम्हें कहां से कहां तक निकालना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, तो वही तो करा है। देखो f इंटू dt, और कहां से कहां तक निकालना है मुझे? देखो t1 से लेके t2 तक, तो तुम इसको बोल सकते हो t1 से लेके t2 तक हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ही बोल सकते हो। इसका मतलब तुम्हें एक बार तो इतना तो पता लग ही गया। अब बस इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो पूरा का पूरा एरिया निकल के आ जाएगा ऐसे ऐसे करके। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका होगा। एक्चुअली तुम ये अभी भी नया नया देख रहे हो, तो ऐसी फीलिंग आ रही होगी ये सब क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें आ रहा है, तुम बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। फिजिक्स में ये जो एक्सेप्टेंस लेवल है थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है। कुछ चीजें होंगी जो एकदम फील नहीं कर पाओगे, ठीक है, बोलना अच्छी बात है, बोल दो, तो एक बार उसे रिपीट करेंगे तो अच्छी फील आएगी। अच्छा, ये जो मेरे पास इम्पल्स है f इंटू, जैसे तुम्हें पता है कि इम्पल्स फोर्स वाला जो तुमने देखा था, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास f इंटू टी, ये अपने आप में इम्पल्स है। एक्चुअली में ये हमेशा चीजें बराबर होती हैं, ठीक है। f इंटू टी वन, f2 इंटू टी टू, ये याद है मैंने तुम्हें एक बताया था। अगर मान लो कोई तुम्हें बॉल दे रहा है, ठीक है, मान लो तुमने अगर तुम बॉल कैच करने वाले हो, तो बॉल जब कैच करते हो तो तुम अपने हैंड को पीछे लेके जाते हो, नहीं जाते हो? जाता हूँ सर। तो अपने हैंड को तुम पीछे लेके क्यों जाते हो? इसका मतलब तुमने टाइम को बढ़ा दिया। यस सर। अगर टाइम को बढ़ाओगे तो बताओ फोर्स कम आएगा ज्यादा आएगा? कम आएगा। कम आएगा। कम आएगा ना, तो इसका मतलब इसलिए तो करते हैं ये सब। f इंटू टी वन, देखो मान लो स्टार्टिंग में कितना था फोर्स 5 का, और टाइम कितना था 2 का, तो ये 10 हो गया, राइट। अब तो ये इसके बराबर है दूसरी बार। क्या मान लो बॉल, वो वही वाली बॉल आ रही है 5 के फोर्स से। अब अगर तुम्हें उससे फोर्स को अगर कम करना है, तो अगर फोर्स को कम करना पड़ेगा तो फोर्स को तुमने 2 कर दिया, तो इसका मतलब तुम्हें टाइम को क्या करना पड़ेगा? टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो 10 होगा। तो टाइम को बढ़ाने के लिए तुम्हें उसको ऐसे पकड़ के धीरे से पीछे लेके जाना है, ताकि उसका टाइम बढ़ जाए। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो कैन आई से अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल? वो अपने हैंड को थोड़ा पीछे करता है। कभी किसको देखा है ऐसे कैच करते हुए? टक सर चटाक। मैंने खुद को देखा है। अच्छा, ऐसे ऐसे तुम्हारे मुंह पे नहीं लगा कभी? सर लगा है ना। थोड़ा सा हाथ में दर्द हो जाता है ना हल्का हल्का, जब बहुत तेज आती है बॉल सर तो? जब बिल्कुल फ्लैट आती है तब हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत तेजी से भी आ रही है तो भी ऐसा हो जाता है। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? नो सर। अच्छा, मान लो अब साहिल ने एक नया गेम खेला है कि ये बहुत अच्छी जंप कर लेता है, ये भागते हुए आया बड़ी तेज की, ठीक है, और सामने मैंने एक मार्बल का पत्थर बिछा रखा है, सीधे से छलांग लगाई, मार्बल के पत्थर के ऊपर ढाऊं, एकदम हो गया काम। अब मान लो मैंने इस बार रेत का टीला रखा हुआ है, ये साहिल आया भागते हुए, रेत के टीले के ऊपर गिर गया, इसे चोट कब लगेगी ज्यादा? मार्बल पे जब होगा। मार्बल के पत्ते पे ज्यादा चोट क्यों लगेगी, जरा बताना एक बार। क्योंकि उसपे फोर्स ज्यादा, टाइम नहीं लगेगा, टाइम कम लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। पक्का? यस एवरीबॉडी? स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा मेरी आवाज आ रही है तुमको? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये सैंड के ऊपर गिरा होगा तो वहां पे टाइम बढ़ गया या टाइम वहां पे कम हो गया? वहाँ पे टाइम बढ़ गया। पक्का? ठीक है, चलो। तो ये था मेरे पास। देखो बाकी इस टाइप के क्वेश्चन तुम कर लोगे कि मान लो किसने बॉल फेंकी, तुम्हें फाइनल मोमेंटम पता है, तुम्हें इनिशियल मोमेंटम पता है, तो ये सब चीजें तुम आसानी से बिल्कुल कर दोगे, ठीक है, फाइनल इनिशियल। लेकिन पता है यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस में भी हो जाता है, सीबीएसई में भी, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो जानता है कि तुम इजी से तो कर ही लेते हो, इनिशियल पता है तुम्हें, लाइक कोई इम्पल्स छोटा कैसे हो सकता है? सर एक बार समझा दो कि हाउ कैन वी कंपेयर टू इम्पल्सेस? कौन से टू इम्पल्सेस? अच्छा अच्छा, ये वाले दो इम्पल्सेस F1 F2, और ये वाले कह रहे हो क्या क्षितिज? ये जो मैंने लिखा है यही कह रहे हो क्या? F1? अच्छा अच्छा, अरे कुछ नहीं है, मैं बस ये कंपेयर नहीं कर रहा हूं मैं क्षितिज, मैं कह रहा हूँ एक्चुअली में टोटल इम्पल्स हमेशा कांस्टेंट रहता है, टोटल इम्पल्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर एक बॉल है, एक बॉल अगर बहुत ही ज्यादा फोर्स से आ रही है तो उसको कम टाइम लगेगा तुम्हारे तक पहुंचने के लिए, ये एक इम्पल्स है, ठीक है, अगर बहुत फोर्स से आ रही है तो टाइम कम लगेगा। अब अगर तुम्हें उसके फोर्स को कम करना पड़ेगा तो तुम्हें उसके टाइम को बढ़ाना पड़ेगा, ये कह रहा हूं मैं, ठीक है, वो चीज पूरी कांस्टेंट है। अगर एक फोर्स बहुत तेजी से मारना है, जैसे मुझे बात बताओ, अगर तुम्हें चौका मारना है, बॉल तुम्हें भेजी गई है, अगर तुम उसके फोर्स को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें टाइम कम करना पड़ेगा, एकदम जल्दी से खिंचा के मारना पड़ेगा, बहुत कम टाइम में ज्यादा फोर्स। इस टाइप से इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है, सिंपल याद रखो, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये इतना नहीं आएगा, लेकिन बस ध्यान रखना
कि इम्पल्स भी हमारे पास कांस्टेंट रहता है। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को? तो इनिशियल sir. मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये याद रखना, या इम्पल्स बोल सकते हो। किसी को कोई डाउट है? ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। मान लो तुम्हारे पास ये एक वॉल, अरे क्या है, सॉरी, मान लो तुमको एक ऐसे वॉल दे रखी है, ये कैसी वॉल है, ठीक है। अब ये कैसी वॉल दे रखी है तुम्हें इस तरीके से। अब मान लो तुमने ना माइका, जैसे माइका को बॉल से खेलने का बहुत शौक है, तो मान लो माइका एक फुटबॉल से खेल रही है, ठीक है, या छोटी सी वो जो क्रिकेट वाली बॉल होती है उससे खेल रही है। तो इसने क्या करा, इसने बॉल को सीधा नहीं मारा, इसने बॉल को टेढ़ा मारा ऐसे। तो जब ये बॉल इस वॉल से टकराई, ठीक है, तो इसने बॉल को मार दिया। अब जरा बताना कि ये बॉल कहाँ जानी चाहिए, ऊपर से अगर इसने ऐसे बॉल सर पे मारा, नीचे की तरफ आ जाएगी याद सर, है ना वो नीचे की तरफ। रिफ्लेक्शन तुम लोगों ने पढ़ रखा है, आई होप। यस सर। तो जितने एंगल पे आते हैं उतने ही एंगल से वो बाहर निकल जाती है। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये उतने ही एंगल से ऐसे बाहर निकल के आएगी। याद है स्नेहा रिफ्लेक्शन के लॉज? यस सर। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ऐसे नॉर्मल, ठीक है, ये मेरे पास एक तरह से ये नॉर्मल दे रखा है। ये नॉर्मल वाली लाइन है, कहीं कहो ये क्या आ गया बीच में, ये नॉर्मल है, इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं तुमसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मान लो कि ये यहाँ से नॉर्मल से 45 डिग्री बना के आ रही है, तो जरा बताना अगर ये नॉर्मल से 45 डिग्री बनाकर आ रही है तो नॉर्मल से ये भी तो 45 डिग्री बना के ही गई होगी। यस सर। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। अन्वेषा, यस श्रेष्ठा, कोई डाउट है? सॉरी स्वास्तिका? नो सर। ठीक है, अभी जब बॉल ऐसे करके आई होगी, जरा मैंने बताया था कोई भी टेढ़ी लाइन होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। याद आया कुछ? अगर कोई जैसे याद है ना रिजल्टेंट एक होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, बीच में रिजल्टेंट आता है। अब मान लो अगर यही बीच में एक रिजल्टेंट है तो इसके कितने कंपोनेंट आ रहे होंगे? दो। तो इसका मतलब इसका एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मेरे पास मान लो मैं येलो येलो कलर का बना रहा हूँ, ये तो ये जो इस तरीके से आ रहा है डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल की भी डायरेक्शन ऐसी होगी। जरा बताना जिसके साथ थीटा अटैच रहता है उसे क्या बोलते हैं? मान लो ये इनिशियल मोमेंटम है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैन आई से p cos थीटा। तो p cos कितना हो जाएगा, कैन आई से p cos 45 डिग्री। 45 डिग्री। अच्छा, ये तो हॉरिजॉन्टल हुआ। इसी के ये नीचे की साइड आ रहा है तो ऐसे ऊपर से ये आ रहा होगा। ये कौन सा कंपोनेंट है इसका? p sin 45। वर्टिकल कंपोनेंट राइट, जो इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, p cos या sin? p sin 45। p sin 45। कोई डाउट है इसके अंदर? ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसा है, और ये इसका रिजल्टेंट है बीच में। ये बॉल टकरा के ऐसे चली गई, अगर ये बॉल टकरा के ऐसे चली गई इस साइड, तो इसके कंपोनेंट भी ऐसे इस तरीके से आएंगे राइट। तो इसका मतलब अब जिसके साथ थीटा अटैच है तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे भी जा रहा होगा। ध्यान से सोचो सारे बच्चे, राइट भाई। जब ये बॉल ऐसे आ रही थी तो इसका कंपोनेंट ऐसे आएगा, अब जब ये बॉल ऐसे जा रही है तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे आएगा। अब जरा बताना, अगर मान लो मैंने बोला कि ये मेरे पास क्या है, ये P था, और मान लो जैसे कि ये मान लो P1 है, और मान लो ये मेरे पास P2 है, ठीक है। वैसे सेम भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डिपेंड। मान लो अगर मैं ये भी बोल देता कि मान लो क्वेश्चन में मतलब मैं मोमेंटम बिल्कुल सेम है, तो वो सेम भी हो जाता, ठीक है। अभी मान लो ये मेरे पास P1 था तो ये P1 है, और अब ये मेरे पास P2 है, तो जरा बताना कितना हो जाएगा ये नीचे वाला? P2 cos 45। P2 cos 45। बाकी लोगों की बोलती एकदम बंद हो रखी है यहाँ पे, ऐसा कर रहा है जैसा नहीं मैं कोई हाई फाई चीज पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ही एकदम समझ नहीं आ रहा। तुम्हें पता नहीं है कि अगर ऐसा करके आ रहा है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं? ये बताना एक बार श्रेष्ठा, स्वास्तिका। P2 सर p2 sin 45। ठीक है, तो ये मेरे पास नीचे आ रहा है। जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो है ये वाला है, अगर मान लो मैंने तुमसे बोल दिया कि मेरे पास P1 और P2 आपस में इक्वल है, तो अगर मेरे पास P1 और P2 आपस में इक्वल है तो जरा बताना एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, एक कंपोनेंट ऐसे जा रहा है, और बिल्कुल सेम है p cos 45, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा या ऐड हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आर यू श्योर? तो इसका मतलब क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ बचेगा फिर? नहीं। तो हॉरिजॉन्टल अपने आप में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। माई का कोई डाउट है इसके अंदर? क्यों? एक इधर से आया, एक इधर से आया, आपस में नल इफेक्ट। तुमको कोई मान लो इस साइड से 5 से धक्का मार दे, फिर वो वहीं से 5 से धक्का मार दे, कहाँ पे रहोगे? वहीं पे ही रहोगे, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल अपोजिट लग रहे हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल पूरा कैंसिल। लेकिन क्या वर्टिकल भी कैंसिल हो गया है? नहीं। देखो ये भी नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है,
तो ये नीचे दोनों के दोनों नीचे आ रहे हैं तो कैंसिल करेंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे। ऐड। सोच लो एक बार प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखो हमें तो फाइनल नहीं निकालना था, हमें एक्चुअली में निकालना क्या था, हमें तो इम्पल्स निकालना था एक तरह से देखा जाए। और इम्पल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। भाई हमें तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो इसका मतलब उसका मतलब क्या होता है, पी एफ माइनस चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पीएफ माइनस पी एफ जरा बताना कितना है। 945। P2 हाँ मतलब P sin 45, भाई यही तो फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, P1 P2 मैंने सेम ही बोला है, तो क्या मैं इसे P sin 45 लिख दूं। यस सर। अच्छा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, P sin P sin 45। ये भी हो जाएगा मेरे पास P sin 45। तो जरा एक सेकंड बताना, ये भी मेरे पास क्या हो गया अपने आप में, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन वाला है उसका मोमेंटम भी क्या हो गया मेरे पास, 0। जीरो हो गया, राइट। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल जीरो हो गया वर्टिकल वाला। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हॉरिजॉन्टल में भी तो जीरो हो गया था। बिल्कुल, अगर हम देखो दो चीजें हैं, एक है एनालिसिस, एक है मेरे पास फॉर्मूला। अब ये जो मैंने करा है, ये मैंने करा है फॉर्मूले से, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ही माइनस था, राइट। अब जरा इसको देखना ध्यान से, अगर मेरे पास एक ये P cos 45 अगर मैं इसको ऐसे पॉजिटिव लूंगा, तो ये नीचे वाला क्या एक तरह से मेरे पास ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, राइट। राइट, तो वैसे तो हम देखें तो ये मेरे पास कैंसिल लग रहा है, लेकिन जरा बताना एक बार इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो ये तो हमने वर्टिकल के लिए किया, अब जरा हॉरिजॉन्टल के लिए करना। हाँ एक सेकेंड, तो चेंज इन मोमेंटम होगा मेरे पास, जरा बताना पी एफ क्या हुआ इसके लिए मेरे पास, पी एफ माइनस पी आई। तो ये हॉरिजॉन्टल को देखो, हॉरिजॉन्टल वाला जरा बताना फाइनल कौन सा है, सर बाई टाइम माइनस P2 cos फाइनल वाला कौन सा है, क्या नहीं से माइनस का, माइनस P हाँ cos P1 45। P1 P2 बराबर है मान लो, cos 45 डिग्री माइनस P cos 45 और माइनस, अब इनिशियल कौन सा है, P cos प्लस P cos माइनस 45 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2P। 2P cos cos 45। अच्छा जरा बताना एक बार, क्या तुम्हें P क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास P जो है वो तुम्हें 5 दे रखा था, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी 5 दे रखा है, और कॉस तुम्हें कितना दे रखा है 45, cos 45 कितना होता है जरा बताना एक बार, 1 by root 1/2। 1/2 cos 45 कितना होता है पहले बच्चों 1/√2, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा ये, तो एक सेकेंड, cos 45 मेरे पास 1 और ये अगर काटेंगे पीटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, तो 5√2 हो जाना चाहिए ना। अच्छा एक काम करते हैं, इसको -2 × 5 cos 45 1/√2 और 1/√2 वैसे कितना हो जाएगा मेरे पास 1.7, एक सेकंड 3, तो फिर अच्छा डिवाइड करते हैं, वैसे को 1/√2 ना एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट में भी यूज होता है, तो इसका तो याद ही रखना। 1.√2 मेरे पास कितना होता है एक्चुअली में 0.707, ठीक है। आगे जाके तुम एक टॉपिक पढ़ोगे अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां पे इसका यूज होता है। तो cos 45 1/√2 और 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है 0.707, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ओवरऑल -2 10 हो गया, 10 की पॉइंट से करोगे तो कितना आ जाएगा 7.7, ठीक है। अच्छा मोमेंट इम्पल्स था, इम्पल्स का मतलब मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास कितना होता है केजी पर मीटर पर सेकंड। सर हाँ हाँ सर मेरा ना वाईफाई चला गया था, तो एक बार ठीक है ओवरऑल बता दो ठीक है। तो क्या फाइनली हाँ हाँ बता रहे हैं, तो फाइनली ये मेरे पास क्या आ गया है, तो मेरे पास इम्पल्स आया है या कुछ और आया है, ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, change in इम्पल्स impulse आया, ठीक है। अच्छा अब ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बता सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये direction देखो ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर तुमने ऐसे बॉल फेंकी थी तो टकराने के बाद अब वो ऐसे आ गया है, तो चेंज हुआ है कुछ मोमेंटम और वो नेगेटिव में है। अगर मान लो ऐसे ही रहता आगे की साइड तो वो कभी नेगेटिव नहीं आता, लेकिन वो अपोजिट आ गया है, इसलिए मेरे पास वो नेगेटिव है, ठीक है भाई। कोई डाउट है इसके अंदर। अब मैं बताता हूँ एक बार, देखो क्या हुआ है। मैंने एक बॉल फेंकी और वो बॉल इस तरीके से टकरा के आ गई। अभी अगर मैं सिर्फ एनालाइज करूंगा, मान लो अगर मुझे फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, तो अगर तुमने इसको, सारे बच्चे ध्यान से सुने, एक हाँ अगर मैं इसको देखूं सिर्फ इस वाले पोर्शन को, अरे हाईलाइट नहीं होता, अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को देखूंगा ये, तो अगर तुमने इस वाले को यहाँ से जाने को अगर P पॉजिटिव बोला है तो यहाँ से आने को नेगेटिव बोलोगे, राइट।
तो एनालिटिकली आपस में कैंसिल हो जाता है, लेकिन हमने अभी फॉर्मूले को नहीं देखा है, अभी बस हमने इसको असाइन कर दिया, ये वाला है और ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा जिसके बाद थीटा अटैच नहीं है? P1 sin 45, ये है मेरे पास P2 sin 45 वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने बोल दिया तुमको कि P1 और P2 आपस में बराबर है, जो कि 5 है, राइट। तो अब जरा बताना, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ये इधर है फाइनल और ये इनिशियल है, तो जब P sin 45 में से P sin 45 करोगे तो 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फाइनल क्या है, माइनस का ये और माइनस ये हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 2 नहीं हो जाएगा? यस सर। यस तो सर। करा है माइनस माइनस, तो माइनस का 2p, तो ये मेरे पास फाइनली इतना निकल के आ गया। इसमें किसी को भी कोई डाउट है? स्नेहा? नो सर। यस एवरीबॉडी। संकल्प, तुम्हें कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, जरा बताना, अब मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, एक बॉल आई है और वो हॉरिजॉन्टल से नहीं वो वर्टिकल से उसने जो एंगल बनाया है ना, वो बनाया है मेरे पास 60 डिग्री वर्टिकल से। तो वर्टिकल से उसने 60 डिग्री एंगल बनाया, जरा बताना कितना आया मेरे पास। ये मेरी तुम्हें आवाज आ रही है? हाँ जी सर। देखो मैंने बोला था वर्टिकल से 60 है, अगर ये वर्टिकल से 60 है तो जरा बताना ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा? सर 30 डिग्री। तो ये 30 है, ये भी 30 है। तुम्हें पता है कि अब वर्टिकल वाला जो एंगल था, वर्टिकल वाला तो 0 हो ही गया होगा भाई। ये मेरे पास कितना बना होगा, ये हम 30 में, तो 30 से मतलब है ना, तो 30 से मतलब है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, P cos 30 और ये भी P cos 30, तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, तो ये तो कट ही गया अपने आप में, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला बचेगा बस, हॉरिजॉन्टल वाला। तो हॉरिजॉन्टल वाला ये वाला कितना रहा होगा, P cos 30, तो ये वाला ये इस डायरेक्शन का है, तो इस डायरेक्शन का क्या रहा होगा, माइनस का P cos 30, राइट? 30 यस सर। यस और नो एवरीबॉडी? अब मेरे पास ही तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनस मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो मेरे पास क्या बना होगा, ये माइनस का 2p cos 30। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर। यस अच्छा सर। p कितना दे रखा था मैंने, 10 और cos 30 कितना होता है, √3/2। तो मेरे पास 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 10√3, सर राइट इसका कोई फॉर्मूला भी है Yes, क्या सर? ये है, सर ये क्या फॉर्मूला है क्या सर? ये फॉर्मूला है, लेकिन कॉन्सेप्ट है ना, ये तो फॉर्मूला बोल सकते हो, लेकिन रटना थोड़ी है, ये तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। तुम्हें दिक्कत कहाँ पे आ रही है बताओ? तो एक बार और बता दीजिए। अच्छा ठीक है। अच्छा समझ नहीं आया तो तो बोलो। मुझे ये तो समझ आ गया सर कि मतलब हम असाइन तो सर जैसे अपने पहले चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में किया था, तो सॉरी प्लेन में, कि मतलब पी कॉस थीटा पी साइन थीटा असाइन करने के बाद क्या कर रहे हैं सर वो बता दीजिए। ठीक है, और कौन है जिसको ये समझ नहीं आया, ऑनेस्टली रेज योर हैंड ऑन द स्क्रीन। और कौन जिसको समझ नहीं आया, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी मुझे गुड, सेकंड क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, बाकी सबको आ गया। क्षितेज तुम्हें समझ में आ गया? चंदन? यस सर आ गया। क्या बात है, वेरी गुड। देखो ये 30 है हॉरिजॉन्टल से, और ये भी 30 है। ये बॉल ऐसे करके आई होगी, तो अगर ये बॉल ऐसे करके आई होगी तो जरा बताना, अगर जिसके साथ थीटा अटैच है, अभी 60 को भूल जाओ, अभी 60 को भूल जाओ, आई नो उससे भी थीटा अटैच है, तो हम उस अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, दोनों तरीके हैं। हमने तो अभी इसका सीखा है 30 के अकॉर्डिंग। तो अगर ये मेरे पास P रहा होगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, P sin 30, sin 30 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन वाला, ये वाला P cos 30। वेरी गुड। अब ये बॉल यहाँ पे नीचे की साइड आई ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक ऐसे और एक ऐसे, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P sin 30 P sin 30, और ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, P cos 30 अच्छा माइनस P cos माइनस P cos 30। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? इसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सर नीचे जितने भी पी साइन माइनस पी साइन 30 नहीं होगा? कहाँ पे, नीचे यहाँ पे हाँ सर। माइनस P, भाई मेरे को एक बात बता भाई, क्यों होगा माइनस में, क्यों होगा माइनस में, क्यों होगा ये बताओ? ये ऑपोजिट डायरेक्शन है ना ऊपर वाले की। कहाँ है अपोजिट डायरेक्शन, कहाँ है, ये भी नीचे, ये भी नीचे। अच्छा ठीक है सर। जब वो भी नीचे है तो अपोजिट कैसे हो गया, ऊपर जब होता तो होता, ठीक है, वो ऊपर से आ रहा है,
तो आ रहा है ऊपर से तो आ तो नीचे ही रहा है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो नीचे ही होगा ना। हाँ सर, हाँ। तुम प्रोजेक्टाइल भूल गए हो आएंगे सब लोग। मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल में दो चीजों को अलग करके देखो। अगर कोई ऐसे करके जा रहा है तो उसमें देखो उसका वर्टिकल कितना हो रहा है, और ऐसे करके देखो उसका हॉरिजॉन्टल कितना हो रहा है। समझ में आया? कोई भी अगर टेढ़ा बंदा जा रहा होता है तो उसको देखो इसका हॉरिजॉन्टल कितना है, इसका वर्टिकल कितना है, किसने जा रहा है, ठीक है, मोशन को। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, अगर अब फाइनल मोमेंटम चेंज निकालना है तुम्हें, तो इसका क्या निकालोगे? ये फाइनल मोमेंटम है। वर्टिकल में देखो, वर्टिकल, अगर वर्टिकल में देखोगे तो फाइनल मोमेंटम p sin 30 है, और इनिशियल मोमेंटम क्या है? p sin 30 P है। sin 30 तो p sin 30 माइनस p sin 30 कितना आ गया? 0। वैष्णवी कोई डाउट है वर्टिकल मोमेंटम में? p sin No 30 sir, माइनस, no ठीक है। sir. अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के लिए करेंगे तो माइन, अब बताना जरा फाइनल मोमेंटम क्या है? माइनस p cos 30 फाइनल मोमेंटम ये है ना मेरे पास, माइनस तो p फाइनल cos 30 मोमेंटम क्या हो जाएगा? माइनस का p cos 30, p cos 30 माइनस, अच्छा p इनिशियल cos मोमेंटम क्या 30 है? p cos 30। p cos 30, यही तो है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये हो जाएगा माइनस 2p cos 30। एम आई राइट स्नेहा? यस सर। अच्छा जरा बताना, माइनस 2p की वैल्यू कितनी दी थी मैंने? 30 सर 10 दी 10 थी। 10 10 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 2 3 से बाई 2 2 कट गया, माइनस 10 रूट 10 3। रूट 3। माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुमने ऐसे फेंका था तो वो वापस आ गया उस साइड टकरा के। यस सर। ओके किसी सर। को भी कोई डाउट है? एवरीबॉडी? नो सर, नो सर। आस्था, चंदन, क्षितिज, नो क्षितिज सर। प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स क्विकली। कोई डाउट है? ओके अच्छा देखो, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि एक सेकेंड। हाँ सर, वो है। देखो अब मेरे पास एक आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। सर न्यूटन्स, इग्नोर मत मारो। हाँ 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 आते हैं अभी आते हैं, वेरी गुड, यस प्लीज सेटल डाउन एवरीबॉडी। हाँ तो मेरे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, राइट। अब जरा मुझे एक बात बताओ, फॉर जैसे मान लो ये मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, और ये बॉटल देखो, जितनी भी चीजें होती हैं, वेट, वेट अपने आप में एक फोर्स होता है, सबको पता होगा। वेट, अगर तुम किसी के ऊपर गिर जाओ, मान लो माहिका कहीं जा रही थी, माहिका सीधा आस्था के ऊपर गिर गई, ठीक है, स्लो सर मोशन में वेट नहीं, अपने आप में फोर्स कैसे सर? वो तो वेट अपने आप में फोर्स होता है सर। वेट अपने आप, जैसे तुम हो, मैं सुन तो लो, मैं वही तो बोल रहा हूँ। अगर माइका किसी के ऊपर गिर गई या तुम किसी के ऊपर गिर गए तो उसको चोट लगेगी नहीं लगेगी? तुम्हारे वेट की वजह से। लगेगी लगेगी। तो वो क्या है? वो फोर्स ही तो हुआ। हर किसी का वेट जो है वो तुम धरती माँ के ऊपर क्या लगा रहे हो? फोर्स तो लगा रहे हो अपने वेट की वजह से। कुछ लोग कहते नहीं है धरती के ऊपर बोझ, धरती के ऊपर बोझ क्यों है? तो धरती का बोझ मतलब, धरती के ऊपर बोझ का मतलब कि तुम कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हो धरती के ऊपर, ठीक है, तो वो है वेट, अपने आप में एक फोर्स माना जाता है। वेट भी न्यूटन होता है। अच्छा नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, सबको पता है। यस सर। और वेट इज इक्वल टू एम जी होता है। ये भी एम है, ये भी एम है। ये एक्सेलरेशन चलने के लिए है, लेकिन ये तुम्हारे वेट के लिए जी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा लगता है। भाई तुम्हारी बॉडी से तुम जो बैठे हुए चेयर पे, सोफे पे, तो तुम्हारे ऊपर जी लग रहा है, नहीं लग रहा? बिल्कुल। जब तुम छोटे थे, बेड से नीचे गिर जाते थे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें धक्का मार के कोने में कर से, तो जब तुम नीचे गिरते थे तुम्हारी चोट लगती थी नहीं लगती थी? तो तुम्हारी चोट क्यों लगती थी? क्योंकि तुम्हारे ऊपर ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी की वजह से तुम्हें असर पड़ता था, जैसे तुम चिल्लाते थे पागल की तरह। क्यों? क्योंकि मास तो सबका कांस्टेंट है। आर यू गेटिंग दैट एवरीबॉडी? यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये बॉटल है और ये मेरे पास इस तरीके से, एक इस तरीके से ये है, तो ये जो बॉटल है, ये बॉटल इस तरीके से खड़ी हो रखी है, तो ये ऐसे खड़ी क्यों हो रखी है? इसे तो नीचे जाना चाहिए, क्योंकि वेट हमेशा नीचे लगता है। ये ऐसे खड़ी कैसे रह सकती है? थोड़ा ग्रेविटी लगी। क्योंकि नीचे से इससे फिजिक्स, ज्यादा हाँ फोर्स। हाँ, नीचे से ज्यादा फोर्स लग रहा है। अरे नहीं सर, सर जो इसका ओपोज जो कर रहे हो आप, मतलब सर आपने हाथ से जितना इस पे फोर्स पड़ रहा है नीचे की तरफ, उससे ज्यादा लगा है ऊपर की तरफ। उससे ज्यादा लगा ऊपर की तरफ। और सर ये आप कैसे बोल सकते हैं? अगर ज्यादा ऊपर की तरफ लगेगा फिर तो इसे ऊपर उड़ना चाहिए। सर तो मुझे एक नहीं, तरफ आपने तो एक हाथ सेकंड में सर, होल्ड एक कर सेकंड रखा सर है ध्यान सुने। अगर मैं यहाँ से 100 का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से किसी ने 125 का लगा दिया, तो ये तो फिर 25 के फोर्स से यहाँ जाने लग जाएगा ना, क्योंकि 100 तो 100 न्यूट्रल हो गया। सॉरी सर, जितना नीचे लग रहा है उतना ही आप ऊपर लगा रहे हो, तो सर एक जगह पे रुकी हुई है बॉटल। अच्छा ठीक है, ये बात थोड़ी, आई गेस ये वाली बात है, सब एग्री कर रहे होंगे कि अगर ये बॉटल इसके ऊपर ऐसे रुकी हुई है, इसका मतलब जितना फोर्स ये नीचे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं हाउ इज इट पॉसिबल, नीचे तो वेट लग रहा है,
ये ऊपर कैसे कौन, मैं तो नहीं लगा रहा, कुछ लोग कह रहे हैं चुपके से देखो एक बार, कोई फोर्स तो नहीं लगा रहा, कोई तो नहीं लगा रहा, तो फिर ऊपर कैसे फोर्स लग रहा है? तो वो ऊपर वाले फोर्स को हम बोलते हैं जीरो फोर्स, एक तरह से ऐसा फोर्स जो हमें दिखता नहीं है, ठीक है? तो वो जो दिखता नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है? ये एक ऐसा फोर्स है जो कभी तुम्हें वैसे फोर्स वैसे भी दिखता नहीं है, कोई तुमसे घुसा मारो तो क्या बोलेगा, देखो फोर्स ज्यादा लग गया, वो फील होता है। तो ऐसी तुम अगर किसी जमीन पे खड़े हो, ठीक है, और वो जमीन धस नहीं रही है, धस नहीं रही है मतलब एकदम सॉलिड है, एकदम धस नहीं रही है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा वेट जितना है उतना ही उसने फोर्स ऊपर लगा दिया है, ठीक है? तो इसलिए तुम वहां पे खड़े हो। लेकिन मान लो एक टाइल लगी हुई थी, तुमने उसके ऊपर पैर रखा और तुम एकदम सीधे टाइल तोड़ के नीचे चले गए कुएं में, तो वहां पे क्या हुआ है? तुम ऐसे कुएं में नीचे क्यों चले गए? क्योंकि हम लोग इसका का वेट मतलब हाँ, क्योंकि वो टाइल पे तुमने वेट लगाया, लेकिन वो टाइल तुमको उतना ही वेट ऊपर नहीं प्रोवाइड कर पाई। तो जब ऊपर नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, तुम्हारा वेट ओवरऑल नीचे ज्यादा हो गया, सीधे जाओगे खाई के अंदर, सीधे जाओगे कुएं के अंदर। आर यू गेटिंग दैट एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा माइका, जरा Yes, मुझे एक sir. बात बताओ, अगर वेट मेरा कम हो गया और नॉर्मल मेरा ज्यादा हो गया तो मैं क्या होऊंगा? उड़ने लगेंगे। आर यू श्योर अबाउट दैट? यस सर। माइका क्या ये सही बोल लिया स्वास्थ्य, तुम एग्री कर रही हो उसकी बात से? माइका कह रही मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सब हो क्या रहा है ना? हाँ सही बोला है, ये सब सर, तो क्योंकि पहले टाइम हो गया, मेरे से समझ नहीं आता, मेरा दिमाग खराब हो जाता है अच्छा लगातार देखो पढ़ देखो के। देखो, अच्छा देखो, ये कोई, सुनो एक बार ध्यान से सारे बच्चे बस, एक हमेशा वेट जो लगता है ना नीचे की साइड लगता है, ठीक है? तुम थोड़ा सा ना फिजिक्स की लैंग्वेज में सोचने की कोशिश करो, जैसे मान लो तुम अभी नए नए बच्चे आए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता दुनिया में क्या होता है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि ये सब क्यों, लोग कैसे खड़े रहते हैं, लोग उठते क्यों नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम ऐसे सोच रहे हो अगर एक बॉडी आ रही है सामने, तो वो जमीन पे खड़ी कैसे है, क्वेश्चन रेज करो, जमीन पे कैसे खड़ी रह सकती है? अगर तुम्हारा वेट नीचे लग रहा है, हम सबका वेट नीचे ही लगता है, तो हम नीचे क्यों नहीं जा रहे, हम खड़े क्यों हैं? हम खड़े इसलिए हैं क्योंकि ऊपर नीचे से एक फोर्स आ रहा है ऊपर की साइड, इसलिए हम बीच में खड़े हैं। मुझे एक बात बताओ, ये पेन है, ये पेन लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है? कहीं कहीं नहीं नहीं सर। जा रहा। कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स आपस में इक्वल है, तभी तो ये रुका हुआ है। हाँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सोफे पे अपने, तो मैं ना तो नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, इसका मतलब क्या हो गया है, मेरा जो वेट इक्वल। सोफे पे लग रहा है और वो सोफा नीचे से मेरे पे क्या लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, तभी तो मैं एक जगह पे रुका हुआ हूँ। तो जो ऊपर की साइड फोर्स आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। उसे हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इज दैट क्लियर? तो ये बताओ, ये एक्शन रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो हो रहा है नहीं, कर रहा है नहीं कर रहा? कि अगर एक सर बॉडी है, वैसे अगर उस पे एक वेट नीचे की साइड है, तो ऊपर एक नॉर्मल लगता है, उस नॉर्मल को हम क्या बोलते हैं? आर। कुछ लोग उसे एन भी बोलते हैं नॉर्मल, तो एन बोलो या आर बोलो। समझ में आ गया? हाँ कुछ बोल ली थी स्नेहा। सर ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स ही बोल सकते हैं जैसे आप नॉर्मल फोर्स बोल रहे हो। मैम फ्रिक्शनल फोर्स किसी को रोकने के लिए काम आता है, किसी को अगर कोई चल रहा है तो उसको रोकने के लिए। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से तुम नीचे नहीं धस रही, ये थोड़ी पॉसिबल हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, एक टाइल है, ठीक है, और एक तो टाइल बहुत सॉफ्ट होती है, और एक तुमने क्या ले लिया, एक पायदान ले लिया, पायदान का फ्रिक्शन बहुत हाई होता है, तो अब तुम टाइल पे खड़ी हुई तब भी तुम नीचे गिर गई, और तुम उस पे खड़ी हुई पायदान पे तब भी तुम नीचे गिर गई, तो फ्रिक्शन ने रोका क्यों नहीं? फ्रिक्शन ने रोका क्यों नहीं? एक बार रिपीट करेंगे? नहीं स्नेहा ने बोला कि सिर्फ फ्रिक्शन होता है ना रोकने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये टाइल है जो कि बहुत सॉफ्ट है, चिकनी, एकदम ऑयल गिरा हुआ है इसके ऊपर, रपट जाते हैं लोग, और एक एकदम पत्थरों से बड़ा टाइल है ये, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, पत्थरों से फ्रिक्शन हाई हो जाता है। तुम इसके ऊपर खड़े हुए तब भी ये नीचे गिर गया, तुम नीचे गिर गए, तुम इसके ऊपर तब भी नीचे गिर गया, तो इस पे तो हाई फ्रिक्शन था, हाई फ्रिक्शन था, तो तुम नीचे क्यों गिरे? तुम्हें तो गिरना नहीं चाहिए था, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट लगा लाया जाए तो। गेटिंग? तो फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को स्टॉप करने के लिए यूज होता है, मोशन को स्टॉप, अगर तुम बहुत तेजी से चल के आ रहे हो उसको रोकने के लिए काम आता है, तुम्हारे वेट को बैलेंस करने के काम नहीं आता फ्रिक्शन। आर यू गेटिंग दैट Yes, sir. एवरीबडी? थोड़ा सा चीजों को सीखो, थोड़ा सा एनालाइज करो, तुम ना बस एकदम गांव वाली हरकतें कर रहे हो कि है ये क्या भाई, वेट नीचे है तो नीचे लगेगा ना, मेरा वजन है, वेट भी नहीं बोलेंगे कुछ लोग, तो कहते हैं मेरा वजन नीचे लग रहा है तो नीचे लगेगा। अब उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, बस सोफा थोड़ा नीचे बैठ जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा भारी हूँ। सोचो सोचो, कूदेंगे तो थोड़ी सी आवाज आएगी, धम 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 धम, इस तरीके से सोचेंगे, थोड़ा सा साइंटिफिकली अप्रोच तरीके से सोचो ना यार। जब नीचे लग रहा है तो ऊपर भी लग रहा होगा, ऊपर वाला तुम्हें फील नहीं होता वो अलग बात है, अगर कहीं पे तुम नीचे गिर गए हो तो इसका मतलब तुम्हारा वेट ज्यादा हो गया, नॉर्मल कम हो गया, ठीक है? क्लियर दैट? तो ये एक्शन रिएक्शन है। यस सर। अच्छा हम जब चलते हैं तो पीछे की साइड रोड को धक्का मारते हैं, धक्का मारते तो रोड तुम्हें आगे कर देती है,
तो ये क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ। यस पक्का? अच्छा जब नाव चलती है तो नाव को तुम ऐसे पानी को पीछे करते हो, तुम्हारी नाव आगे हो जाती है, ये एक्शन रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। अच्छा जो जो सोसाइटी में पार्क्स होते हैं, कॉलेजों में पार्क्स होते हैं, उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। मान लो स्नेहा कहीं जा रही थी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पार्क, लेकिन एकदम से पानी इसके मुंह पे आ गया, कह रही ये कहाँ से आया? तो उसने देखा कि वहां पे एक स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, तो वो स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, कह रही हो वाओ, उसने पिक विक ली और डाल दी इस जगह की, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बता दो, जो स्प्रिंकलर सिस्टम था तो वो ऐसे गोल गोल कैसे घूमता रहता है अपने आप? पानी के फोर्स में से। पानी के फोर्स की वजह से। देखो बिल्कुल सही है, एकदम उस जेट में से ना पानी अल्टरनेटली आता है, राइट? जब पानी आगे की साइड जाएगा तो वो खुद क्या होगा, जब पानी वो आगे की साइड, हाँ बिल्कुल। भाई मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारा स्प्रिंकलर सिस्टम है इस तरीके से, सॉरी ऐसे है, अगर ये यहाँ से पानी आगे की साइड छोड़ेगा तो ये खुद क्या होगा, पीछे पीछे जाएगा। की साइड। ऐसी अगर ये पानी आगे की साइड छोड़ेगा तो खुद क्या होगा, पीछे जाएगा। ऐसी पानी आगे छोड़ेगा खुद क्या होगा, पीछे। तो इसी तरीके से पूरा गोल घूम जाएगा अपने आप, इस तरीके से, ऐसे से। देखा है ना वो अपने आप गोल घूमता रहता है इस तरीके से, ऐसे से। लोग कहते हैं अपने आप कैसे घूम रहा है, तो एक आदमी कहता है इसके ऊपर आत्मा बैठी हुई है इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्शन रिएक्शन हो रहा है। पानी झटके से आएगा तो वो पीछे ही होगा। क्लियर दैट? जैसे कभी कभी वो आते हैं, जैसे मान लो किसी घर में आग लग गई, किसी ने कॉल किया, हेलो फायरमैन मेरे घर में आग लग गई जल्दी आओ, तो वो कहते हैं हाँ आ रहे हैं, और वो आया 2 घंटे बाद जब तक सब कुछ हो चुका था काम, लेकिन स्टिल वो नाटक करेंगे, देखो हम आग बुझा रहे हैं। तो एकदम पानी बड़ी तेजी से आया, तो आग वाला पीछे हो गया एकदम से, ऐसे झटका लग गया उसे, नीचे गिर गया वो और फैल मचा दिया, वो फैल रहा है ऐसे करके। तो ऐसा क्यों हो रहा है जरा बताना एक बार। सर क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन होती है सर। अरे लो सब वाटर का फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ भाई, कर रही है। केमिस्ट्री बाद में पढ़ लेना, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पानी इतने प्रेशर से आगे गया, इतने फोर्स से आगे गया कि तुम उसे झेल नहीं पाए। एक्शन तुमने लगाया तो उसके रिएक्शन को तुम झेल नहीं पाए। अब तुम्हारी बॉडी हड्डी सी है, वो क्या झेलेगी? चलो संकल जैसा कुछ हट्टा कट्टा हो तो वो संभाल भी ले, ठीक है, लेकिन अब नॉर्मल बच्चा आएगा वो कैसे संभाल पाएगा? जैसे मान लो स्नेहा कह रही है मैं आग बुझाऊंगी, अब बताओ स्नेहा खुद कहाँ चली गई, पता नहीं पाइप संभाल रहा है स्नेहा को, कि पाइप खुद कह रहा है स्नेहा मुझे पकड़ ले वरना बुरा हो सकता है किस जगह जाए। ठीक है, तो आई होप, तो ये क्या है मेरे पास, एक्शन और रिएक्शन है। स्नेहा समझ में आया तुम्हें? ठीक है। और आजकल तुम कुछ अच्छा बच्चा खा रही हो, नहीं खा रही हो? अगर लॉकडाउन के बाद अगर तुम हेल्दी नहीं हुई, ठीक है, तो तुम्हारे खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि बहुत तेज आंधी आती है तो बालकनी में मत जाया करो, ठीक है? बहुत तेज आती है, मैं तो खुद गया था, मेरे खुद बाल उड़ गए थे, तो फिर तुम तो उससे भी हल्की हो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट।